गरीब चूड़ी वाली। मोना एक चूड़ी बेचने का काम करती थी। वो बहुत गरीब थी। उसके दो बच्चे थे, कुणाल और अनु। दोनों अभी छोटे थे। मोना के पति रमेश की पिछले साल कैंसर की वजह से मौत हो गई थी। उसके इलाज के लिए मोना को अपना सब सामान गिरवी रखना पड़ा ताकि वो अपने पति का इलाज करा सके। पर इन सब के बावजूद भी वो बच नहीं सका। अब सारी जिम्मेदारी मोना के कंधों पर आ गई थी। उसने अपने बच्चों को पालने के लिए चूड़ी बेचने का काम किया। अगर वो एक दिन भी चूड़ी बेचने ना जाए तो रात का खाना मिल पाना भी मुश्किल होता था। उठ जाओ मेरे बच्चों, स्कूल नहीं जाना, चलो देर हो जाएगी, उठो। आप ऐसे कब तक पड़े रहोगे? देखो मैंने क्या बनाया है तुम दोनों के लिए। देखो मैंने तुम दोनों के लिए क्या बनाया है, तुम्हारे फेवरेट आलू के पराठे। आलू का पराठा, खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। चलो पहले हाथ मुंह धो लो और फिर खा लेना, और समय से स्कूल चले जाना। लेट मत होना बिल्कुल भी, मैं जरा चूड़ी बेचने जा रही हूँ। मोना गांव में चूड़ी बेचने के लिए चली जाती है। चूड़ी ले लो, चूड़ी ले लो। कैसी दी बहन ये हरी चूड़ियाँ? 20 रुपए दर्जन। ठीक है, ये दे दो हरी वाली। सुनो, अगर हम तुमसे काफी सारी चूड़ियाँ लें तो क्या डिस्काउंट दोगी? आप ले लो, मैं 15 रुपए दर्जन लगा दूंगी। ठीक है, कल आना, वो मेरी नंद की बेटी की शादी है और हमारे यहाँ पे सभी सुहागनों को उनकी मनपसंद की चूड़ियाँ दी जाती हैं, तो कल तुम ढेर सारी चूड़ियाँ ले आना। मोना खुश होती है और वो बाजार से काफी सारी चूड़ियाँ खरीद लेती है ताकि कल उस औरत के घर ले जा सके। वो अपनी सारी कमाई उन चूड़ियों को खरीदने में लगा देती है। अगली सुबह मोना सारी चूड़ियाँ लेकर उस औरत के घर पहुँचती है। बहन जी देखिए, मैं चूड़ियाँ ले आई हूँ। ओह, आ गई आप? बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाइए। मोना अपनी सारी चूड़ियाँ अंदर ले जाती है। वहाँ खड़ी सारी औरतें चूड़ियाँ देखती है। क्या बकवास चूड़ियाँ हैं, बाबा आदम के जमाने की चूड़ियाँ उठा के लेके आई है। कोई लेटेस्ट डिजाइन नहीं है क्या? है ना, ये देखिए, ये तो पहले वाले से भी रद्दी है। ऐसी चूड़ियां तो हम अपनी नौकरानियों को भी ना पहनने दें। ए चूड़ी वाली, ये अपना बोरिया बस्ता समेटो और कहीं और जाकर अपनी दुकान लगाओ। हमें नहीं खरीदनी तुमसे कोई भी चूड़ी। 3rd क्लास चूड़ी और 3rd क्लास ये चूड़ी बेचने वाली। मोना उनकी खरी खोटी सुनने के बाद रोने लगती है और अपनी सभी चूड़ियां अपने बैग में पैक करके रख देती है। फिर वो रोते हुए वहां से चली जाती है। किराया न चुकाने की वजह से मकान मालिक मोना के घर पर आता है। मोना को घर पे न पाने की वजह से वो उसके बच्चों को बोल के जाता है कि वो शाम को आएगा। शाम को जब मोना घर पर आती है, उसके घर पर आते ही मकान मालिक भी वहाँ आ जाता है। अहो भाग्य हमारे, जो आपने अपने पैर घर पसारे। पता नहीं कि आपसे मिलने के लिए इतना इंतजार करना पड़ेगा। भाई, आप तो अंबानी से भी ज्यादा बड़ी बिजनेस संभालती हैं। टाइम कहाँ है आपके पास? क्या हुआ, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? ओहो, गलती और आपसे? नहीं जी, नहीं जी, हमसे गलती हो गई आपको अपना घर किराए पर देकर। मुझे याद था आपका किराया देना, पर दरअसल आज सुबह ही मैंने उन पैसों से चूड़ियाँ खरीद ली। ये सोचकर कि बिक्री अच्छी होगी तो आपके पैसे दे दूंगी। तो लाओ हमारे पैसे। पर मेरी एक चूड़ी भी नहीं बिकी, बस 50 रुपए की ही बिक्री हुई है। देखो, ऐसे नहीं चलेगा। पहले ही मैं 2 महीने की छूट आपको दे चुका हूँ, ये सोचकर कि विधवा हो और 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। पर अब और नहीं। कल तक अगर तुमने किराया दिया तो ठीक है, वरना अपना सामान उठाकर ले जाना। पर मैं इतने सारे पैसों का इंतजाम अचानक से कैसे कर पाऊंगी? प्लीज मुझे कुछ दिनों की मोहलत दे दो। नहीं, अब और नहीं। मैं पहले ही बहुत इंतजार कर चुका हूँ। अब सर से पानी ऊपर चला गया है। अब आप अगर कल पैसे दे दें तो ठीक है, वरना अपना सामान उठाकर यहाँ से चले जाना। इसके बाद मकान मालिक ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और मोना बहुत उदास हो जाती है। अगर कल सुबह तक उसे पैसे नहीं दिए तो उनके सर पर छत भी नहीं रहेगी। वो अपने सगे संबंधियों के पास मदद के लिए जाती है, पर कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आता। सब तरह तरह के बहाने बनाकर उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करते हैं। मोना एक सुनसान रोड पर अपनी सुध-बुध खोकर चल रही थी।
कि तभी एक कार उसके पास से गुजरती है जो बहुत तेज होती है और सामने जाकर पेड़ में टकरा जाती है। उस गाड़ी से धुआं निकल रहा था। उसमें एक जवान लड़का और एक 40 साल की औरत बैठी थी। उस औरत के सिर से बहुत खून निकल रहा था। मोना मदद के लिए पुकारती है तो कुछ लोग वहाँ आ जाते हैं। प्लीज मदद करो इनकी, देखो इनके सिर से खून निकल रहा है। अरे भाई, ये तो एक्सीडेंट है, कौन इस पचड़े में पड़ेगा। पुलिस वाले तो उल्टा हमको ही इसके लिए जिम्मेदार मानेंगे और हमें ही जेल में डाल देंगे। ऐसे तो ये मर जाएंगे, हमें इनकी मदद करनी चाहिए। पर कोई भी आदमी आगे नहीं आता। फिर मोना उन दोनों को टैक्सी से हॉस्पिटल तक लेके जाती है। डॉक्टर साहब प्लीज आप इन्हें देखिए ना, इनका एक्सीडेंट हुआ है। डॉक्टर उनको आईसीयू में ले जाता है और उनका इलाज शुरू करता है। अब वो सेफ है। वैसे आप जानती हैं कौन है वो? जी नहीं। वो शहर के बड़े उद्योगपति कपिल जी की पत्नी है और उनका बेटा है। आपने बिना उन्हें जाने उनकी मदद की। सच में आज भी इंसानियत जिंदा है। मोना इसके बाद घर चली जाती है। उसके बच्चे भी परेशान थे, पर मोना पैसों की कोई व्यवस्था नहीं कर पाई थी। अगली सुबह मकान मालिक आकर उनका सामान आकर घर से निकाल देता है और वो बेघर हो जाते हैं। मोना अपनी चूड़ी की पोटली भी उठा लेती है और उसे रोड पे रख के बेचने लग जाती है। दीदी चूड़ी ले लो, बहुत सुंदर है, आप देख तो लो एक बार। कितने की दी? 20 रुपए दर्जन। मैं तो इसके 2 रुपए भी न दूं। मोना अपनी किस्मत पर रोती है और अपने पति को याद करती है। अगर आप जिंदा होते तो हमें ये दिन नहीं देखने पड़ते। आज हमारे बच्चे यूं सड़क पर ना होते, इनका ये हाल ना होता। मैं क्या करूं? मैं तो इतनी मजबूर हूँ कि मर भी नहीं सकती, क्योंकि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। इतने में डॉक्टर और औरत उसके पास आ जाते हैं। मैडम, यही है वो औरत जिन्होंने फरिश्ते की तरह आपकी और आपके बेटे की जान बचाई है। हमने आपको कहाँ कहाँ नहीं ढूंढा। आप जैसे लोग बहुत कम हैं इस दुनिया में जो खुद से पहले भी किसी को आगे रखते हैं। जी धन्यवाद। आप और आपके बच्चे यहाँ रोड पर क्यों पड़े हैं और आपका सामान यहाँ पर कैसे पड़ा हुआ है? जी कुछ नहीं, बस किस्मत के मारे हैं। हम गरीब आपको कहाँ मिलेंगे, यही रोड तो हमारा सहारा है। आप हमें बताइए क्या हुआ, शायद हम आपकी थोड़ी मदद कर सकें। हमें कोई तमाशा नहीं बनना, आप हमें हमारे हाल पे छोड़ दीजिए। हमें आपका कोई एहसान नहीं चाहिए। ओके, हम आप पर कोई एहसान नहीं करेंगे, हम तो आपको काम देंगे। हाँ सच में आप हमको काम देंगे? हाँ, और काम के साथ साथ रहने के लिए घर भी। पर वो हम कोई एहसान नहीं कर रहे, वो तो हम अपने सभी वर्कर्स को देते हैं। काम क्या होगा? हमारा पास में ही छोटा सा मॉल है, उसमें हमारा एक छोटा सा ब्राइडल कलेक्शन है। हम चाहते हैं कि आप वो संभाल लें और हमें कोई ऐसा इंसान चाहिए जो ईमानदार हो, मेहनती हो, जो कि सारे गुण आप में हैं। आप पैसे कितने देंगी आंटी? 15,000 रुपए महीना, वो भी कैश में। ठीक है, हम कल से आ जाएंगे। इसके बाद सब ठीक हो जाता है। मोना को इतने बड़े मॉल में उसका मनपसंद काम मिल जाता है और वो अपने बच्चों को अच्छे से स्कूल में दाखिला दिलवा देती है और अपनी जैसी कई छोटी चूड़ी बेचने वालों की मदद भी करती है, ताकि किसी और चूड़ी बेचने वाली को वो सब फिर से न देखना पड़े जो उसने देखा था, ताकि फिर कोई मोना जैसी औरत कमजोर होकर कोई गलत कदम न उठा सके। गरीब का जादुई बैल। एक गांव में राजेश नाम का एक किसान रहता था। राजेश अपने खेतों में खुद ही खेती किया करता था। उसके पास कोई भी जानवर नहीं था जिससे वो खेती कर सके। एक बार राजेश खेतों में काम कर रहा था, तभी उसकी पत्नी सीमा आ जाती है। आप अकेले ही काम क्यों करते हो खेतों में? आप बैल क्यों नहीं ले लेते जिससे आपका काम आसान हो जाए? मुझे पता है कि यदि मैं बैल ले आऊंगा तो मेरा काम आसान हो जाएगा, पर अभी मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर ऐसी बात है तो आप मुझे पहले बता देते, मैं आपको पैसे दे देती। इस बात पर राजेश हैरान हो जाता है, क्योंकि उसे पता था कि सीमा के पास पैसे नहीं हैं। तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? क्योंकि जब मेरे पास पैसे नहीं हैं, तो तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए? मेरे पास पैसे नहीं है, पर मेरे पास कुछ गहने रखे हुए हैं जिसे बेचकर आप आराम से एक बैल ले आएंगे।
वैसे भी वो गहने तो रखे ही हुए हैं, और जब हमारी खेती अच्छी हो जाएगी तब हम उसे बेचकर अपने गहने वापस ले आएंगे। इस पर राजेश बहुत देर तक सोचता रहता है। ठीक है, तुम मुझे अपने गहने दे देना, मैं उन्हें बेचकर बैल ले आऊंगा। उसके बाद राजेश फिर से खेतों में काम करने लगता है और अगले दिन जाकर राजेश सीमा के गहने बेचकर एक बैल ले आता है और उससे अपने खेतों की जुताई करने लगता है। शुरुआत में तो राजेश को वो बैल सामान्य ही लगता है, लेकिन एक दिन जब राजेश उस बैल से जुताई कर रहा था तो वो देखता है कि वो जहाँ जहाँ बैल चलता जा रहा था वहाँ पर अपने आप फसल आ रही थी। ये देखकर राजेश हैरान हो जाता है और वो अपनी पत्नी सीमा के पास जाकर, सुनो, जो हम कल बैल लाए थे वो मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, वो सामान्य बैल नहीं है। ये आप क्या कह रहे हो? मैं कुछ समझी नहीं। चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें अभी बताता हूँ। और ये कहकर वो सीमा को अपने खेतों पर ले जाता है। खेतों में आकर जब सीमा फसल को देखती है तो वो हैरान हो जाती है, क्योंकि कल तक वहाँ पर कोई भी फसल नहीं थी। ये रातों रात फसल कहाँ से आ गई? हमारे खेतों में तो अभी ही बीज बोए हैं। हाँ, वही तो मैं तुमसे कह रहा हूँ। जब मैंने इस बैल को खेत में चलाया तो फसल अपने आप बड़ी हो गई। मुझे तो लग रहा है ये कोई जादुई बैल है। हाँ, लग तो मुझे भी ऐसा ही रहा है। अगर ये सच में जादुई बैल है तो हमारी तो किस्मत ही खुल गई। और ये कहकर वो दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। धीरे धीरे समय बीतता जाता है और समय के साथ ये बात गांव में फैल जाती है कि राजेश के पास एक जादुई बैल है। और एक दिन की बात है कि राजेश सुबह जब उठता है तो वो देखता है कि जादुई बैल घर पर नहीं था। सीमा, क्या तुमने हमारे बैल को कहीं देखा है? वो मुझे कहीं भी नहीं नजर आ रहा है। नहीं जी, मैंने तो नहीं देखा। वो घर के बाहर ही तो बंधा रहता है। नहीं, वो घर के बाहर नहीं है। ये सुनकर सीमा भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और वो दोनों बैल को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। पूरे गांव में ढूंढने के बाद भी उन्हें बैल कहीं नहीं मिलता। इससे वो दोनों बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं। पता नहीं हमारा बैल कहाँ चला गया होगा, कहीं उसे किसी ने चुरा तो नहीं लिया। तभी सीमा को याद आता है कि उन लोगों ने पूरे गांव में तो बैल को ढूंढ लिया पर खेतों में जाकर देखा ही नहीं। हम लोग खेत पे चलते हैं, क्या पता हमारा बैल वहीं पर हो। इसके बाद वो दोनों खेतों में चले जाते हैं। जब वो दोनों खेत पहुंचते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनका बैल वहीं पर होता है और वो खेत जोत रहा था और वहीं पास में फसल कटी हुई थी। ये देखकर राजेश और सीमा हैरान हो जाते हैं। अरे, ये बैल तो यहीं पर है, और ये फसल किसने काटी? मुझे तो लगता है कि ये सब इसी बैल ने किया है। क्या पता इसने अपने जादू से इस फसल को काट दिया हो और इसलिए तो ये अकेले ही खेत आ गया था। ये सुनकर राजेश बहुत खुश हो जाता है और वो दोनों भागकर अपने बैल के पास जाते हैं और वो दोनों अपने बैल को गले लगाते हैं। बैल भी उनको देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। फिर वो लोग अपने बैल को अपने घर ले आते हैं और अब वो दोनों अपने बैल का पहले से भी ज्यादा ध्यान रखते थे और बैल ने उन्हें धीरे धीरे बहुत अमीर बना दिया था, जिससे राजेश सीमा के गहने भी छुड़ा कर ले आता है, जिसे देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है और वो दोनों बैल के साथ मिलकर अपना जीवन आराम से बिताते हैं।